नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका ई अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज क्लासेस में स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण यानी कि आपको पता है पर्यावरण पारिस्थितिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रदूषण का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ पर एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है जिसमें हम जानेंगे कि वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण के प्रभाव जानेंगे और भारत में वायु प्रदूषण कैसे मतलब वायु प्रदूषण भारत में किस तरीके से कार्य करता है ये जानेंगे। भारत यानी कि इसमें कितनी भूमिका निभाता है ये जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सरकार इसके लिए क्या अपनी रणनीतियाँ बनाई हुई है और क्या किस पे काम कर रही है। ठीक है, सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं, ये सब सारी की सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर जानेंगे। तो आप हमारे साथ स्टार्टिंग से लास्ट तक इस टॉपिक को समझने के लिए बने रहिएगा इस सेशन में। बाकी अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। बाकी अगर जो भी चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी PDF को डाउनलोड करने के लिए इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देते हैं, PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे वायु प्रदूषण की। तो वायु प्रदूषण, सबसे पहले वायु प्रदूषण जो है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में। जो इससे संबंधित जो अधिनियम है वो कौन सा है, 1981। ठीक है, इतना है आपको ध्यान में रखना है। बाकी वायु प्रदूषण होता क्या है, तो जब वायुमंडल में एक या अधिक प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि इससे वायु की जो गुणवत्ता है उसमें क्या होने लगती है, कमी होने लगती है और जैविक जो समुदाय है उन सभी के लिए क्या हो जाती है, हानिकारक हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। ये जो वायु प्रदूषण है ये वातावरण में ठोस, तरल, गैसीय पदार्थ के रूप में हो सकते हैं। बाकी ये जानते हैं कि वायु प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो वायु प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और अन्य। जो प्राथमिक में कौन कौन से होते हैं, द्वितीयक में कौन कौन से होते हैं और अन्य में कौन कौन से होते हैं, तो ये जानेंगे। तो प्राथमिक में कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि प्राथमिक कौन से प्रदूषण होते हैं, तो जो प्राकृतिक मानवीय क्रियाकलापों द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि ईंधन के जलने से निकलने वाली जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सभी क्या हैं, प्राथमिक प्रदूषण के कैटेगरी में आएंगे। अब बात करते हैं द्वितीयक प्रदूषक के कैटेगरी में कौन से आएंगे, तो जो सूर्य के विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के प्रभाव के कारण प्राथमिक प्रदूषकों तथा वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप द्वितीयक प्रदूषकों का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, पेरोक्सी एसिटिक नाइट्रेट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, द्वितीयक प्रदूषक हैं। अब जानेंगे अन्य में। तो जो अन्य होते हैं वो एरोसोल अन्य में है, एरोसोल है, रासायनिक नाइट्रिक अम्ल है, ये सभी क्या हैं, अन्य हैं। धूम कोरा हुआ, फ्लाई ऐश हुआ, ठीक है, निलंबित कड़की पदार्थ हुए, ये सभी अन्य में आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं पहले कि एरोसोल क्या होता है। तो जो एरोसोल है वो 1 से लेकर 10 माइक्रो, ये जो 1 से लेकर 10 माइक्रोन तक के जो सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। इनका उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो इनका उत्सर्जन कारखानों, ताप और विद्युत घरों, स्वचालित वाहनों, कृषि कार्यों में से होता है। ठीक है, ये कोलाइडी कण हैं जो वातावरणीय गैसों में क्या होते हैं, फैले रहते हैं। ठीक है, बाकी आपको बता दें जो ये प्राकृतिक और मानव जनित दोनों प्रकार के हो सकते हैं एरोसोल, और ये ठोस भी हो सकते हैं और तरल भी हो सकते हैं। ये जलवायु को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आप जानते हैं धूम कोहरा के बारे में। तो धूम कोहरा क्या है, आपको बता दें प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो जो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा है वो इनका एक प्रमुख घटक है जो धरातली ओजोन O3 गैस है। ठीक है, इसका जो प्रमुख सबसे ज़्यादा जो घटक देखा जाता है धूम कोहरा के रूप में देखा जाता है तो वो देखा जाता है ओजोन को। ठीक है, किस तरीके से, तो अब बताते हैं कि जब यह गैस समताप मंडल में पाई जाती है तब हम ये क्या करती है,
तो ये पृथ्वी को जो हानिकारक जो पराबैंगनी जो विकिरण होती हैं इनसे क्या करती है, बचाती है। लेकिन यही गैस यानी कि जो O3 गैस है यानी कि ओजोन है, अगर ये समताप मंडल में होती है तो क्या करती है, हमें विकिरण जो रेंज होती है इनसे हमें क्या करती है, बचाती है अल्ट्रावायलेट रेंज से। और वहीं अगर ये क्षोभ मंडल में होती है यानी कि धरातल के समीप पाई जाती है तो ये प्रदूषक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अब जानेंगे फ्लाई ऐश क्या होता है। तो फ्लाई ऐश जो है ना, ये सूक्ष्म ही पाउडर होता है जो वायु के साथ ही दूर तक क्या करता है, ये उड़ता है। इसका उत्सर्जन जो कहाँ से होता है, तो इसका उत्सर्जन कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से होता है। और इन जो कणों का जो निर्माण है वो एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड आदि से होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, सीसा पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है, फ्लाई ऐश में कोबाल्ट पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। ये जो जहरीली भारी धातुओं के जो कण हैं वो किस में पाए जाते हैं, फ्लाई ऐश में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि एक प्रदूषक के लिए मतलब जो वायु प्रदूषण है जिसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं निलंबित कणकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो जो निलंबित कणकीय पदार्थ होते हैं इसमें ठोस निम्न वाष्प दाब वाले कण आते हैं जिनका जो आकार होता है वो 0.01 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। और ये बड़े कण जो होते हैं वो औद्योगिक धूल कण, ज्वालामुखी कण, सल्फेट और कार्बन कण, और वहीं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, PM10 कहते हैं, जो कि 10 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं, जो कि श्वसनशील है। निलंबित कणकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो सबसे जो छोटे कण होते हैं 2.5 माइक्रोमीटर के होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें PM2.5 भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वायु प्रदूषण पर प्रभाव। तो वायु प्रदूषण पर प्रभाव कैसे पड़ता है, तो देखिए वायु प्रदूषण पर प्रभाव जो है ना वो मनुष्य के अलावा पर्यावरण पर भी पड़ता है। ठीक है, किस तरीके से पड़ता है तो एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मानव पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण का। तो ये इसका जो प्रभाव पड़ता है वो स्वास्थ्य के लिए आपको पता है स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है कि वायु प्रदूषण के कारण ही श्वसन और तंत्र का तंत्र, फेफड़ों में और रक्त परिसंचरण को ये क्या करने लगते हैं, प्रभावित करने लगते हैं। प्रभावित करने से फिर क्या होता है, जिसके कारण इनमें निम्न रोग जैसे कि चर्म रोग हुआ, श्वसन रोग हुआ, अस्थमा हुआ, अनिद्रा, थकावट, सिरदर्द, टीबी, ब्रोंकाइटिस आदि रोग जैसे यहाँ पर क्या होते हैं, बीमारी होने लगती हैं। उसके बाद अब ये देखेंगे कि भाई वनस्पति और जीव जंतुओं पर ये किस तरीके से अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो वायु प्रदूषण के कारण वनस्पति और जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके कारण इन क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि अम्ल वर्षा, ओजोन परत के क्षय और सल्फर नाइट्रेट के ऑक्साइड आदि से पौधों की जो विभिन्न क्रियाएं हैं वो क्या होने लगती हैं, प्रभावित होने लगती हैं। और इसका जो जलीय जीवन और स्थलीय जीवन है उन पर क्या पड़ने लगता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। अब जानेंगे अम्ल वर्षा पर। तो यानी अम्ल वर्षा जो है, अम्ल वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अम्ल वर्षा द्वारा क्या होता है, जो प्राकृतिक और मानवीय स्रोत होते हैं उसके कारण वातावरण में सल्फर नाइट्रोजन की ऑक्साइड प्राप्त करता है। ये वातावरण प्राकृतिक और मानवीय स्रोतों के कारण। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि कुछ धरातल पर वापस शुष्क निक्षेप, ठीक है, उसके रूप में ये वापस मतलब जमा होने लगते हैं। और वर्षा में सल्फेट नाइट्रेट, अमोनिया और हाइड्रोजन आयन शामिल होते हैं और क्या कहलाती है, ये अम्ल वर्षा कहलाती है। अब ये ओजोन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण का, मतलब वायु प्रदूषण पर ओजोन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जो मानव जनित जो क्रियाकलाप हैं उनके कारण क्लोरीन, ब्रोमीन आदि अणुओं का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, जो ओजोन के विनाश का कारण बनता है। ठीक है, और ओजोन के विघटन करने पर पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं तो वो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्या होते हैं, ये पदार्थ बनते हैं जिससे ओजोन का जो विघटन होता है तब ये उत्पन्न होते हैं। अब जानेंगे कि पर्यावरण पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो जलीय पारेतंत्र में जो फाइटोप्लैंक्टन है उसकी कमी के कारण पारेतंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे पौधों की क्या होती है, पौधों की विनाश प्रक्रिया प्रभावित होती है। ठीक है, और पराबैंगनी विकिरण स्थलीय और जलीय जीव जो हैं वो भू रासायनिक चक्र से
प्रभावित होने लगते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, भू रासायनिक चक्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो भारत में वायु प्रदूषण के कारण हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधनों का दहन। सबसे पहले बात करते हैं जीवाश्म ईंधनों के दहन के कारण वायु प्रदूषण का जो वायु प्रदूषण के कारण में जीवाश्म ईंधन के दहन की बात करेंगे हम। स्रोत इसके क्या हैं वो जानेंगे। वहीं खनन गतिविधियां के कारण भी वायु प्रदूषण एक कारण बनता है भारत में। ठीक है, इंडोर कुछ चीज़ें हैं जिनका हम यूज करते हैं रासायनिक पदार्थ का, उसके कारण ये कारण बनता है वायु प्रदूषण का। ठीक है, वनाग्नि और वनोन्मूलन, अपशिष्ट और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले जानेंगे कि जीवाश्म ईंधन के दहन से क्या जो भारत में हम जीवाश्म ईंधनों का जो दहन करते हैं उससे वायु प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण पर ये प्रभाव पड़ता है कि इनके दहन से क्या होता है, उत्सर्जित जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है, जो कि जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैसें जो हैं फ्लोरिनेटेड गैसें हैं सहित वो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। और इनका स्रोत वाहन और औद्योगिक, पेट्रोलियम रिफाइनरी, विद्युत संयंत्र जैसे पावर प्लांट्स बोलते हैं, पराली दहन से ये उत्पन्न होती हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसे याद रखना है कि कृषि संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनके कारण अमोनिया उत्सर्जित होती है, और जो कि वायुमंडल के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। और ये मतलब जो अमोनिया है ये हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ही खतरनाक गैस होती है। ठीक है, अब जो खनन गतिविधियां हैं इसके कारण क्या प्रभाव पड़ता है तो ये देखेंगे। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे बृहद उपकरणों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिससे खनिजों का क्या होता है, निष्कर्षण होता है, और जिसके साथ ही धूल और रसायन वहाँ से क्या होने लगती है, निर्मुक्त होने लगती है, जो वायु प्रदूषण का क्या बनता है, कारण बनता है। अब इंडोर की बात करते हैं तो इंडोर में हानिकारक रसायन और अन्य जो सामग्री हैं उनका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, वायु गुणवत्ता का निम्नीकरण होने लगता है, जिससे घरेलू सफाई उत्पाद, यानी ये उत्पन्न कहाँ से होती हैं तो घरेलू सफाई उत्पाद वाली जो चीज़ें हैं जैसे कि फिनाइल हुआ है ना, एसिड हुआ, ये सारी चीज़ें, और क्या कहते हैं जो मॉस्किटो को मारने वाली जो दवा होती है वो हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं। घर में जो पेंट करते हैं वो हुआ, ये सभी क्या करती हैं, वायु की जो गुणवत्ता है उसमें क्या करती हैं, निम्नीकरण लाती हैं, यानी कि वो एक अच्छी गुणवत्ता नहीं रह जाती है। वायु गुणवत्ता जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है ये कहीं ना कहीं इसे विषाक्त बना देती है, जिसके कारण ही रसायनों को वायु में उत्सर्जित करते हैं ये। अब बात करेंगे धूल युक्त जो तूफान होते हैं, ये तो वायु प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान देते हैं। वनाग्नि है, वनाग्नि की बात करते हैं तो इससे क्या होता है कि वायु प्रदूषण में ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे वायु में जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं वो निर्मुक्त होने लगते हैं, जो कि वायु प्रदूषण का कारण बन जाते हैं और मानव श्वसन तंत्र में प्रवेश करके ये उसको क्षतिग्रस्त करने लगते हैं। अब वनोन्मूलन की बात करते हैं तो ये वायुमंडल को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है, जैसे कि अगर यह जो है वो वन कार्बन प्रच्छादन प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक सिंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, वनोन्मूलन। और जब हम अगर वनों को काटते ही जाएंगे तो कार्बन सिंक के रूप में ये काम करना बंद कर देगा, तो इससे क्या है, वायु प्रदूषण और बढ़ेगा, है ना। तो अपशिष्ट की बात करते हैं तो अपशिष्ट जो है वो जिसे कचरा भराव कहते हैं, जो कचरा भराव वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर मीथेन उत्पन्न होती है। मीथेन उत्पन्न होने से आपको पता है क्या होता है, मीथेन एक बहुत ही जहरीली गैस है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, और इसके साथ ही ये श्वसनरोधी और अत्यधिक ज्वलनशील भी गैस है। ये बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है, इसलिए इससे क्या होता है कि परेशानियां उत्पन्न होती हैं सांस लेने में। ठीक है, तो इस तरीके से अपशिष्ट की भूमिका रहती है। उसके बाद बात करेंगे तो उसके बाद जो रहता है वो रहता है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। अगर इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट की बात करते हैं तो अधिकांश लोगों द्वारा वायर अपशिष्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के दहन के माध्यम से ही अपशिष्ट का अनुचित निपटान किया जाता है। इससे क्या होता है, वायुमंडल में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होने लगता है। ठीक है, तो ये था, यानी कि जो भारत में वायु प्रदूषण है, उस भारत में जो वायु प्रदूषण है उसके कारण क्या क्या थे ये हमने आपके साथ एक एक करके डिस्कस किए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब कुछ अधिनियम हैं उनको जान लेते हैं। जो वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है
वो सबसे पहले 29 मार्च 1981 में पारित किया गया था, लेकिन ये लागू पूरी तरीके से कब हुआ था? 16 मई 1981 को लागू हुआ था। ये कभी कभी वनडे एग्जाम में पूछ लेता है। लेकिन 1987 में 1987 में इस अधिनियम में शोर प्रदूषण शामिल किया गया था। और ये जो शोर प्रदूषण है इसे पारित कब किया गया था? तो इसे पारित किया गया था 2000 में। तो ध्वनि प्रदूषण को आपराधिक श्रेणी में भी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 268 और 290 का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो पुलिस अधीक्षक होते हैं वो 1961 के जो पुलिस अधीक्षक अधिनियम है 1861 जो अधिनियम है उसके तहत पुलिस अधीक्षक को क्या है अधिकार कि ये अधिकृत किया जाता है कि वह त्योहारों और उत्सवों पर गलियों में संगीत नियंत्रण कर सकें। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज के समय में वर्तमान में पहले क्या होता था कि सारी चीज़ें खुद ही कर लेते थे, लेकिन अब अगर हम कोई भी जैसे कि भागवत भी अगर हम करते हैं तो उसके लिए भी अगर स्पीकर बजाना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या होता है? परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये इसी के तहत आता है। ठीक है, ये उनको अधिकार दिया गया है कि वो वहाँ पर नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कि ध्वनि प्रदूषण भी एक प्रदूषण है जिसे हम आगे चर्चा करेंगे आगे के सेशन में। ठीक है, अब इससे संबंधित जो भी कानून है, वायु प्रदूषण से संबंधित जो भी कानून है उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके अगर तुम्हें और भी डीप में पढ़ना है तो आप पढ़ सकती हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन फ्लेम बक्स जो है वो सब स्टोनेज एक्ट है 1952, इसे पढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 को पढ़ सकते हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि वायु प्रदूषण किस अधिनियम के तहत आता है। कभी कभी अभी हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते ही हैं। ठीक है, तो पर्यावरण परिस्थिति के जो विद क्वेश्चन सीरीज चल रही है तो वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिएगा, इससे संबंधित भी हम जल्दी लेके आएंगे सेशन वो, तो उसमें हम आपको दिखाएंगे। बाकी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो 1986 पढ़ सकते हैं। बाकी मेंस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप लोग अगर IAS PCS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो जितना भी हमने टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किया, यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं कि वायु प्रदूषण होता क्या है। और साथ ही साथ इसके प्रभाव की चर्चा करें तो हमने एक एक करके प्रभाव को भी डिस्कस किया। बाकी वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरीके से आप लिखकर हमें सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे कि भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम। तो वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार की पहल क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं स्वच्छ वायु भारत पहल। तो स्वच्छ वायु भारत पहल में क्या है कि भारतीय स्टार्टअप और डच कंपनियों के मध्य साझेदारी को बढ़ावा देने और स्वच्छ वायु के लिए व्यावसायिक साधनों पर कार्य कर रहे उद्यमियों के नेटवर्क का निर्माण करके भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इस पहल को प्रारंभ किया गया है। और इसके अंतर्गत इंडेक्स इम्पैक्ट है वो प्रोजेक्ट है, उसका लक्ष्य ऐसी व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देकर धान की पराली के हानिकारक दहन को रोकना है, जिससे पराली को अपसाइकिल यानी कि पुनर्प्रयोग करके उन्नत उत्पादों का प्रयोग किया जा सके। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक सेकंड है कि ताप विद्युत संयंत्रों की बात करते हैं। TPPP यानी कि जो ताप संयंत्र हैं उनके द्वारा जो उत्सर्जन होता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, उसको पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2015 में अधिसूचित पर्यावरण मानदंडों में इन संयंत्रों को PM10 यानी कि SO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए, ठीक है, निर्देश दिए गए थे कि कोयले का दहन करने वाले 90% जो संयंत्र हैं उनके लिए मानदंडों का अनुपालन नहीं किया। ठीक है, यानी कि जो 90% जो संयंत्र हैं उन संयंत्रों ने क्या किया, इन मानदंड हैं उनका पालन नहीं किया है, ऐसा बताया गया था यहाँ पर। और अब बात करते हैं पेट कोक और फर्नेस ऑयल पर प्रतिबंध की बात करते हैं। तो पेट कोक और फर्नेस ऑयल पर प्रतिबंध में क्या हुआ है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में फर्नेस ऑयल और पेट कोक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। और 2017 में पर्यावरण संरक्षण रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण
ने एनसीआर क्षेत्र में फर्नेस ऑयल और पेट कोक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु क्या दिए हैं, निर्देश दिए थे। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में। तो देश के बड़े जितने भी शहरी नगर हैं उनमें रियल टाइम आधार पर वायु गुणवत्ता की निगरानी और जरूरी कार्रवाई करने के लिए जन जागरूकता में वृद्धि करने के लिए माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने 6 अप्रैल थोड़ा ये मिस तो हो गया, 6 अप्रैल इनफैक्ट ये जो 6 अप्रैल 2018 है शायद, तो इसको ही राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांकों का शुभारंभ किया था। तो ये थोड़ा मिस हो रहा है यहाँ पर, अभी मुझे भी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड। हाँ, तो ये जो क्या कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने क्या किया कि 6 अप्रैल 2015 में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का क्या किया, शुभारंभ किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। बाकी अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें शामिल हैं जिनका उपयोग अल्पावधि तापन प्रभाव प्राय CO2 की तुलना में अधिक होता है और ये गैसें दीर्घकाल और तक वायुमंडल में नहीं बनी रहती हैं। इनमें जो है मीथेन और ये आपको बता ही चुके हैं HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ना, और ब्लैक कार्बन है, क्षोमंडलीय ओजोन इत्यादि गैसें शामिल हैं। ठीक है, ये कुछ इन्होंने कदम उठाए हैं जिसमें अब देखते हैं कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के जो मानदंड हैं वो क्या क्या हैं, ये देखते हैं। ठीक है, तो और इससे संबंधित मतलब स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं ये देखेंगे। तो जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है, जो इसकी जो स्थिति है, सबसे अच्छी स्थिति इसकी जो होती है वो 0 से लेके 50 के बीच में अगर ये आता है तो ये बहुत ही इसका जो स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत ही न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। अगर ये 51 से लेकर 100 के बीच में आती है तो ये संतोषजनक स्थिति है, जिससे संवेदनशील जो लोग होते हैं उनको सामान्य श्वास संबंधी परेशानी हो सकती है। और अगर सामान्य रूप से प्रदूषित जो उसका जो मानक है वो है 101 से लेके 200 के बीच में। आपने देखा होगा कि दिल्ली हुआ, मतलब बड़े बड़े शहरों में आप देखते हैं कि ये कभी कभी 400 तक चला जाता है, जो कि एक गंभीर स्थिति हो जाती है। तो इसी के लिए आपको पता है एयर प्यूरीफायर अभी हाल ही में लगाए गए हैं, है ना, ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं, भारत सरकार द्वारा उठाए गए पहल में। ठीक है, एयर प्यूरीफायर को दिखा सकते हैं। बाकी सामान्य रूप से जो प्रदूषित होते हैं वो 101 से लेकर 200 के बीच में जो क्षेत्र आता है, जैसे कि जिनसे क्या होता है, अगर ये मानक आता है तो इससे जो लोग फेफड़े संबंधी बीमारी यानी कि जैसे कि अस्थमा हुई तो उन्हें श्वास संबंधी परेशानी हो सकती है और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को परेशानी हो सकती है। बच्चों और बूढ़ों को सामान्य परेशानी हो सकती है। खराब स्थिति में देखा जाता है, अगर ये जो स्थिति है अगर 200 से 300 के बीच चली जाती है तो लंबे समय तक संपर्क में रहने से श्वास संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। हृदय संबंधी बीमारी से पीड़ित लोगों को परेशानी हो सकती है। बहुत ख़राब स्थिति यानी कि 300 से लेकर 400 के तक अगर चला जाता है ये, तो लंबे समय तक संपर्क में रहने से श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं। फेफड़े और हृदय संबंधी बीमारी से पीड़ित लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। और उससे भी अगर गंभीर स्थिति देखी जाती है तो वो देखी जाती है 400 के पार अगर चला जाता है तो इससे क्या होगा, स्वास्थ्य जो लोग हैं उनमें क्या होगा, श्वसन संबंधी परेशानियां होना स्टार्ट हो जाएंगी और फेफड़े और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है और हल्की शारीरिक मेहनत के दौरान भी स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ सकता है। तो ये स्थिति हो जाती है। ठीक है, वायु गुणवत्ता सूचकांक इसीलिए लाया गया। ठीक है, तो 2015 में लाया गया था और ये जो आकलन अगर इसका किया जाता है तो ये इसके लिए 8 प्रदूषक हैं। एक तो PM10 को इसमें रखा जाता है, PM2.5 को रखा जाता है, PM10 को भी पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ठीक है, और बाकी PM2.5 को भी पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जब
जब यानी कि वनाग्नि से समझ में आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ से समझ लीजिए, जब वनों में आग लग जाती है, आग के दौरान वहाँ पर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं देखते हैं आप कि ऊपर उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो वो हवा में मिल जाते हैं। वो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो उन्हीं को कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, PM 2.5 है ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, अमोनिया हो गया और लेड हो गया। इन सभी को इसके तहत देखा जाता है। और बाकी आपको बता दें, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो आम आदमियों के लिए उनके आसपास जो आस पड़ोस है उनकी वायु गुणवत्ता को जांच करने हेतु एक संख्या, एक रंग, एक विवरण है। ठीक है, तो ग्रीन जो कंडीशन होती है वो ग्रीन जो अगर ग्रीन आ रहा है तो यानी कि वो 0 से 50 के बीच में है। अगर येलो आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, रेड आ रहा है एंड पर्पल आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से दिखाती हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैप में देख सकते हैं, मैप में भी दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी के बाद ही वायु गुणवत्ता जो सूचकांक है, वायु में 8 प्रदूषकों की सांद्रता के आधार पर स्थिर टाइम डेटा प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर हमने बात की थी वायु गुणवत्ता सूचकांक की। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक किस तरीके से कार्य करता है ये हमने आप यहाँ पे बताया। आप देखते हैं उसके आगे। तो आपको बता दें, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे अल्पकालिक जो जलवायु प्रदूषक है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें हमने बात की वायु गुणवत्ता सूचकांक की। अब बता दें आपको, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता ही चुके हैं, तो इसके बारे में तो हमें आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, वो हमने उधर डिस्कस कर दिया सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसे नहीं डिस्कस करना है। हाँ, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम क्या होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम क्या होता है। तो भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा देशव्यापी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम का क्या किया जा रहा है, क्रियान्वयन किया जा रहा है। और इस नेटवर्क के तहत 26 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में जो 300 शहर हैं उनके 683 संचालन स्टेशन शामिल किए गए हैं। और भारत में जो इसके जो दायित्व हैं, भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम है, इसको कुछ दायित्व सौंपे गए हैं। वो दायित्व क्या क्या हैं, तो पहली बात करते हैं भारत में व्यापक वायु गुणवत्ता की स्थिति एवं प्रवृत्ति के संबंध में निर्णय लेना किसका काम है, वो है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम यानी कि NAMP का। वहीं अगर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मानदंड है उसका अनुपालन सुनिश्चित करना, ये इसी का काम है। वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए प्राकृतिक प्रक्रम को समझना और निवारण और सुधारात्मक कदम उठाना, ये इसी के तहत आता है। वहीं NAMP यानी कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, इसमें 4 प्रदूषकों को रखा गया है। 4 प्रदूषक कौन कौन से हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों इनको यहाँ पर शामिल किया गया है। SPM को शामिल किया गया है, RSPM को शामिल किया गया है, PM10 को देखा गया है। इनकी नियमित निगरानी करता है कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। ठीक है, तो राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता के मानदंड क्या हैं, तो आपको बता दें, इसको नवंबर 2009 में संशोधित कर इसमें 12 प्रदूषकों को शामिल किया गया। तो क्या क्या किसे किसे शामिल किया ये यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर SO2 को शामिल किया गया, NO2 को, PM10, PM 2.5, O3 और बेंजोपायरिन को, सीसा को, CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, अमोनिया को, बेंजीन को, आर्सेनिक को, निकेल को। ठीक है, इसके तहत ये जो 12 मानदंड हैं इसको शामिल किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद भी कुछ अन्य कदम उठाए हैं। तो अन्य कदम ये उठाए हैं कि आपको पता ही है, वर्ष 2017 तक BS जो 6 है उसका सार्वभौमिकरण करके 1 अप्रैल 2020 तक B6 से सीधे B4 से 2017 तक, यहाँ पर ये मिस हो गया थोड़ा सा, 2017 तक BS जो 4 था उसका सार्वभौमिकरण करके 1 अप्रैल 2020 तक B4 की जगह सीधे
5 को छोड़ के B6 के ईंधन मानकों को अपनाना। तो हमने आपको बता दें कि जो ये 1 अप्रैल 2020 से इसे अपनाया जा चुका है, ठीक है। तो इसके तहत 2 पहिया वाहनों को रखा गया है अभी तो हाल ही में, ठीक है। तो इसको अपनाया गया है। आप उसके बाद इंडोर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके तहत रसोई ईंधन पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। जो पहले चूल्हे और इन सारी चीज़ों पे जो रोटियां बनती थी, अब उसको बंद करके क्या कर दिया गया, उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया गया और उसके तहत लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, जो गरीब घर थे उनको भी सब्सिडी देना स्टार्ट किया और इसी के तहत वो लोग इसमें आए और ताकि ये जो वायु प्रदूषण है उसमें जो कटौती हो सके, इस वजह से इसको स्टार्ट किया। बाकी नेशनल जो एनजीटी है, एनजीटी द्वारा पराली दहन में जो जितने भी संलग्न किसान हैं उनके लिए उनके खेतों के आकार के आधार पर 2500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। यानी कि अगर तुम पराली का दहन मतलब पराली को अगर जलाते हैं तो वो आपका जो क्षेत्रफल है, जो भी खेत मतलब जो तुम्हारा जो किसान भाई लोग जहाँ पर खेतों में आप खेती करते हैं, तो उसके हिसाब से जो जितना भी क्षेत्रफल की को ध्यान में रखते हुए ही आपको क्या भरना पड़ेगा, इसके आधार पर जुर्माना भरना पड़ सकता है अगर पराली का दहन करते हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसके बारे में बात की। और अब हम बात करेंगे और हमने जैसा कि आपको बताया था कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स हम पूरा डिस्कस कराएंगे। तो जल्दी ही वीडियो हम लेके आएंगे 2019 के जून का करंट अफेयर्स लेके आएंगे, तो उस सेशन को ज़रूर देखिएगा। चलिए, इस तरीके के सेशन में मिलते रहेंगे और बाकी जितने भी हमें पर्यावरण परिस्थिति की दृष्टि से, जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से पॉइंट लगेंगे जिनको हमें आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, जैसे कि वायु प्रदूषण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था और अब हम इससे संबंधित आपको प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस कराएंगे। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें कराना हमारा मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना, ठीक है फ्रेंड्स। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी आप लोग हमारे साथ इस तरीके से ही साथ में बने रहिएगा और हम इस तरीके से ही सारे काम करते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। बाकी अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।